Good morning, my dear students. बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर 3 पार्ट बी में आपका स्वागत। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट उन सारे फैक्टर्स को कहते हैं जो किसी भी बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिजनेस स्टडीज बिजनेस स्टडीज में बिजनेस स्टडीज में जो हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इस बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने डायमेंशंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के चारों तरफ जो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है और बिजनेस पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हम लोग कंटेंट शेयरिंग के थ्रू स्क्रीन पे आपके कंटेंट आएगा, आप उसको देखेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो स्क्रीन है इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि इसमें डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं 5 डायमेंशंस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के: सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, राइट। तो अब हम लोग इन सब पे एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशन बताया था बिजनेस एनवायरनमेंट का, अगर आपने नहीं लिखा है तो उसको आप लिख सकते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट अफेक्ट बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। इस डेफिनेशन को आप लोग लिख लेंगे स्क्रॉल डाउन करके, पॉज करके वीडियो को। इसका मतलब है कि सारी संस्थाएं और इंडिविजुअल्स जो बिजनेस को प्रभावित करती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। और जो दूसरा डेफिनेशन मैंने पहले ही बताया था, ऑल फैक्टर्स दैट में अफेक्ट बिजनेस डिसीजंस आर नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हैं, उसको बिजनेस एनवायरनमेंट कहेंगे। तो चलिए इस डेफिनेशन के बाद हम लोग डिटेल से देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, इसमें हम लोग 5 फैक्टर्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस इनको पढ़ेंगे। पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी आर्थिक एनवायरनमेंट, आर्थिक जो वातावरण होता है वो। दूसरा है सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो तकनीक से जुड़ी हुई चीज होते हैं वो, उसका क्या बिजनेस पे प्रभाव पड़ता है। लीगल एनवायरनमेंट यानी कानून से संबंधित चीजें। और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी राजनीतिक एनवायरनमेंट क्या था। तो आप देख सकते हैं ये 5 फैक्टर्स को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। किसी भी कंट्री की जो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, उसके 4 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके सामने दिए गए हैं, उनको आप ध्यान से देखेंगे। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर। दूसरा है इन्फ्लेशन रेट यानी मुद्रास्फीति की दर। तीसरा है करेंसी वैल्यू। और चौथा है डिस्पोजेबल इनकम यानी कि जो लोगों की आय होती है, इनकम होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए तो हम लोग इन इन चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। पहले हम लोग इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है, जो बैंक लोन देती है उस पर ब्याज कस्टमर से लेती है। और दूसरा, जो कस्टमर बैंक में डिपॉजिट रखते हैं उसके ऊपर भी बैंक जो है उनसे उनको इंटरेस्ट देती है। तो अगर इंटरेस्ट रेट लोन के ऊपर कम हो जाता है, जरा सोचिए, लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे। जब लोन लेंगे तो क्या होगा, जब लोग लोन लेंगे तो क्या होगा भाई, कि लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा। और जब पैसा बढ़ जाएगा तो वो चीजें खरीदेंगे। तो मार्केट में जो है, जैसे एक कार बनाने वाली कंपनी है ना, देखती है कि वो ऑटो लोन पे जो है इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो अचानक से उसके कार का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बिजनेस में इंटरेस्ट रेट का बड़ा फर्क पड़ता है। जरा जरा यही सोचिए कि अगर अगर जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो क्या होगा, लोग इंटरेस्ट जो है लोन कम लेंगे तो बिजनेस भी कम खुलेगा। और जो लोग घर बनाने का सोच रहे हैं, घर लोन लेके, वो बोलेंगे चलो अगले साल बनाते हैं। तो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन का काम कम हो जाएगा, कार का सेल कम हो जाएगा। जो लोग फॉरेन जाते हैं लोन लेकर के ट्रैवल करने, जो टूर पैकेजेस होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो सिंपल कंसेप्ट है, इफ इंटरेस्ट रेट इज हाई ऑन लोन इट विल एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस, बिजनेस पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ये था हमारा इंटरेस्ट रेट, बात समझ गए। इंटरेस्ट रेट के बाद जो सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है वो है इन्फ्लेशन रेट।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन? महंगाई की दर। जरा सोचिए, महंगाई की दर बढ़ जाएगी तो चीजें महंगी हो जाएंगी। मान लो कि 8% इन्फ्लेशन रेट हो गया तो 100 रुपए का चीज 108 रुपए में मिलेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। ज्यादा इन्फ्लेशन कम डिमांड, कम इन्फ्लेशन ज्यादा डिमांड। तो क्या कोई भी कंपनी इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल कर सकती है? इज इट द कप ऑफ टी ऑफ एनी कंपनी? सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्फ्लेशन जो है कोई भी कंपनी नियंत्रित नहीं कर सकती है, लेकिन इसका बिजनेस में प्रभाव तो पड़ता है ना भाई। तो इन्फ्लेशन रेट एक चीज हो गई। तीसरी बात हम लोग करें, करेंसी। करेंसी के बारे में बात हो रही थी। जो करेंसी रेट होता है, करेंसी वैल्यू होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंसी वैल्यू के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये जो करेंसी वैल्यू है, इसका अर्थ होता है किसी भी कंट्री की जो करेंसी है उसका मूल्यांकन क्या किया गया है, वैल्यूएशन क्या किया गया है ना। तो जरा सोचिए, अगर किसी कंट्री की करेंसी का वैल्यू जो है वो बढ़ जाए, किसी कंट्री की करेंसी का वैल्यू अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है? वो ज्यादा परचेज कर पाएगा। बात समझ रहे हैं? करेंसी का वैल्यू बढ़ जाएगा तो हम ज्यादा खरीदारी करेंगे, तो कस्टमर्स जो है ज्यादा प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे बिजनेस के लिए, अच्छा संकेत है। लेकिन वही करेंसी वैल्यू अगर कम हो जाए तो क्या होगा? जो है चीजें महंगी होंगी, है ना, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो उसमें जो है डिमांड मार्केट में कम हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं सिर्फ बिजनेस दुकान खोलने से नहीं होता, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं। और इसके बाद लास्ट में आप देख रहे थे डिस्पोजेबल इनकम। ये जो डिस्पोजेबल इनकम है, इसका मतलब है कि आदमी के हाथ में, डिस्पोजेबल इनकम का अर्थ है एक कस्टमर के हाथ में जो पैसा बचता है खर्च करने के लिए, है ना। जब हम पैसा कमाते हैं तो कुछ नेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है कि हम खर्च करें, तो जितना ज्यादा पैसा बचेगा हम उतना ज्यादा खर्च करेंगे। डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो लोग जो है ज्यादा एक्सपेंस करेंगे, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो वो लोग खर्चा भी कम करेंगे। तो डिस्पोजेबल इनकम को जो है कौन कौन चीजें प्रभावित करती हैं? पहला तो लोगों का खुद का इनकम, है ना, खुद का जो इनकम है वो प्रभावित करता है। ज्यादा इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम भी ज्यादा होगी। डिस्पोजेबल इनकम के साथ साथ हम लोग देखें इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट जैसे इनकम टैक्स पे, इनकम टैक्स का जो रेट है अगर वो ज्यादा होगा, इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो जाएगी। तो क्या इनकम टैक्स का जो रेट है वो भी लोगों के डिमांड को प्रभावित करता है, बिजनेस को प्रभावित करता है? आप बोलेंगे एज अ बिजनेस हमको क्या फर्क पड़ता है भाई, इनकम टैक्स रेट कुछ भी हो। यस, देयर इज अ डिफरेंस। अगर इनकम टैक्स ज्यादा होगा, इनकम टैक्स ज्यादा होगा तो लोगों का डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा और वो खरीदारी भी कम करेंगे, तो बिजनेस पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये था आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, है ना। तो इसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, जो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, है ना। इन्हीं चीज़ों को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया गया है। ये हो गया आपका इंटरेस्ट रेट। दूसरा हो गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इन्फ्लेशन रेट, है ना, इन्फ्लेशन रेट है। उसके बाद देखिए सिंपल है, नेक्स्ट आता है थर्ड, करेंसी वैल्यू। करेंसी वैल्यू अगर बढ़ता है घटता है, इफ द वैल्यू ऑफ रुपी डिक्रीजेज, रुपये का वैल्यू कम होगा तो इट जो है इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, और इम्पोर्ट आयात पे जो है उसका उल्टा फर्क पड़ेगा। उसी तरह से अगर रुपये का वैल्यू बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इम्पोर्ट जो है वो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर उतनी पैसा से ज्यादा परचेज कर सकता है। तो ये था भाई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, राइट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हम लोग इसके बाद जो है डिस्पोजेबल इनकम के बारे में मैंने आपको बताया। कंज्यूमर के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगा तो वो ज़्यादा परचेज करेगा। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स, देखो ज़्यादातर लोग जो है टैक्स का जो पे का टाइमिंग होता है वो मार्च में होता है। मार्च में जब लोग इनकम टैक्स पे कर देते हैं तो उनका डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाता है। तो अप्रैल के महीने में कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा नहीं बेच पाएगी। अब ये सब बात समझना पड़ेगा आपको, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं सोशल एनवायरनमेंट की ओर। सोशल एनवायरनमेंट जो होता है सामाजिक वातावरण। हर बिजनेस जो होता है, एवरी बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, एवरी बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। हर बिजनेस जो है सोसाइटी का एक पार्ट होता है ना। हर बिजनेस जो है वो सोसाइटी का एक पार्ट होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि समाज से अलग होकर के हम बिजनेस कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप जहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं वो भी सोसाइटी का एक पार्ट है। सोसाइटी से ही लोग आकर के जो है आपके यहाँ काम करते हैं एम्प्लॉय के फॉर्म में। और आपका प्रोडक्ट भी कौन खरीदता है? सोसाइटी ही खरीदती है। तो आप सोशल सेटअप है, एनवायरनमेंट है, आप उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस प्रकार सोशल एनवायरनमेंट बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है प्रभावित कर सकती है। छोटी कंपनी तो दूर की बात है। जरा आप सोचिए, जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ का सामाजिक वातावरण, वहाँ पे किस एज के लोग रहते हैं, कौन सा धर्म मानते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, क्या उनका कल्चर है ना, ये सारी चीजें बिजनेस को प्रभावित करती हैं। जरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ चीजें हैं। जैसे सोशल एनवायरनमेंट में पहला है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, प्रथाएं, दूसरा है वैल्यूज और तीसरा है सोशल ट्रेंड्स। इनको हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सोशल एनवायरनमेंट में सबसे पहला आता है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। देखिए, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन का मतलब हो गया कि कौन सा त्योहार वहां पे मनाया जाता है किसी जगह पे। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन दीपावली डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीजेज इन इंडिया। जैसे दीपावली में धनतेरस आता है तो लोग खूब खरीदारी करते हैं, है ना। दीपावली में धनतेरस में लोग खूब खरीदारी करते हैं इंडिया में। तो धनतेरस यानी कि दीपावली के समय दीपावली के समय क्या होगा कि जो गुड्स है उनका डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। कौन सा फैक्टर है? सोशल फैक्टर है, क्योंकि लोग वहां पे खरीदना शुभ मानते हैं। तो क्या दीपावली के समय गुड्स का डिमांड अमेरिका में भी बढ़ता होगा? क्यों बढ़ेगा? वहां पे लोगों की मान्यता अलग है। उसी प्रकार क्रिसमस में और न्यू ईयर में प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ता है, जितना अमेरिका में बढ़ता है उतना इंडिया में नहीं बढ़ता है। फर्क है। तो किसी भी मार्केट का जो समाज है जहाँ पे हम रहते हैं उसकी प्रथाएं जो है वो बिजनेस को प्रभावित करती हैं। और जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं वहाँ के ट्रेडिशंस को, कल्चर को समझना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। ये हो गया हमारा कस्टम प्रथा के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसी मुस्लिम कंट्री में आप चले जाएं जहाँ पे रमजान के महीने में पवित्र महीना माना जाता है, सारे लोग जो है रोजा रखते हैं, तो उस समय आप दिन में होटल खोलेंगे, कोई कस्टमर आपके पास नहीं आने वाला है। मूवी थिएटर्स जो है वो बंद हो जाती हैं। तो जहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी मान्यताएं, उनकी प्रथाएं बिजनेस को प्रभावित करती हैं, और इसी को हम लोग कस्टम्स और ट्रेडिशंस कहते हैं। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो है वैल्यूज क्या होता है, जिसको आप संस्कार कहते हैं, हिंदी में संस्कार कह सकते हैं। कहता है इट मींस डीप रूटेड बिलीफ्स। डीप रूटेड मतलब जड़ तक, गहराई तक जो है जो हम लोग मानते हैं। जैसे इन विलेजेस जॉइंट फैमिली इज पॉपुलर, है ना। जॉइंट फैमिली जो है वो ज्यादा पॉपुलर है, जबकि बड़े शहरों में छोटा परिवार पाया जाता है। और अगर आप देखेंगे टेलीविजन के एडवर्टीजमेंट में, तो रक्षाबंधन जो है कैडबरीज वाले बहुत अच्छे तरीके से उसको इनकैश करते हैं। आप देखते हैं कि जो रक्षाबंधन आता है तो उसमें एडवर्टीजमेंट में क्या दिखाता है? एडवर्टीजमेंट में दिखाता है कि एक भाई अपनी बहन को जो है कैडबरीज चॉकलेट गिफ्ट दे रहे हैं, है ना। तो ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है एक वैल्यू सिस्टम है, भाई बहन को कुछ देगा, दिस पार्ट ऑफ ट्रेडिशन, वैल्यूज है। हमारे यहाँ जो संस्कार है, जो बचपन से हमको सिखाया जाता है, वो हमारे परचेजिंग पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न पे भी प्रभाव डालता है। जैसे आप सोचिए, हम लोग बात करते हैं किसी कलर के बारे में, तो कोई कलर कहीं पे शुभ माना जाता है, किसी दिन जो है उसको अशुभ माना जाता है। तो क्या ये सब मान्यताएं बिजनेस को प्रभावित करती हैं? बिल्कुल। अगर आप देखिए, जरा जरा सोच करके देखिए वैल्यू सिस्टम में कि मैकडोनल्ड, है ना। मैकडोनल्ड जो है बहुत बड़ा फूड चेन है। अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है। वो मैकडोनल्ड अपने बर्गर में अपने बर्गर में जो है वो बीफ यूज करता है ना। गाय का मांस से वो बर्गर बनाता है, अमेरिका में खूब बिकता है। आप इमेजिन कीजिए, इंडिया में अगर मैकडोनल्ड उसी गुड्स को, उसी प्रोडक्ट को लेकर के आए तो क्या कंपनी चलेगी? उसी तरीके से अगर आप किसी भी कंट्री में चले जाएंगे तो हर कंट्री की मान्यताएं अलग है, वैल्यू सिस्टम ही अलग होता है। और इन वैल्यू सिस्टम को जो है समझना जरूरी है बिजनेस के लिए। तो पर्सनल इमोशंस को साइड रखिए, बिजनेस में मार्केट का जो वैल्यू ट्रेडिशन है उसको आप समझिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे सोशल इन्वायरमेंट में, तो तीसरा हमारे पास आ रहा है सोशल ट्रेंड्स। ट्रेंड तो आप समझते हैं, कभी लंबे बाल चल जाते हैं, कभी छोटे बाल फैशन में चले जाते हैं, कपड़ों का जो फैशन होता है वो सब। यहाँ पे सोशल ट्रेंड, अभी हम लोग बात करें एक एग्जांपल में कि जो सोशल ट्रेंड है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो है मैंने उदाहरण दिया है कि जो आजकल फैशन चला है कि सारे लोग फिट रहना चाहते हैं, है ना। जो ये सारे लोग फिट रहना चाहते हैं, सारे लोग, जिम जगह जगह पे जिम खुल गया है, जगह जगह पे जो है प्रोटीन पाउडर बिकता है ना। आप देखते होंगे जगह जगह पे जो है लोग जो ऑर्गेनिक गुड्स हैं, खाने का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उसको खरीदते हैं। तो दिस ट्रेंड ऑफ रिमेनिंग फिट, है ना, हैज स्टार्टेड न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस। सोशल ट्रेंड जो होता है वो बिल्कुल चीजों को बदल देता है। तो हर बिजनेस जो है किसी न किसी हद तक इन सोशल ट्रेंड से
अफेक्टेड होता है। तो सोशल इन्वायरमेंट में सोशल ट्रेंड्स जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इन सबको आप नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पॉज करके, और अदरवाइज मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में कोई भी जगह जो टेक्नोलॉजी होती है, तकनीक होती है, उसका भी बिजनेस पे फर्क पड़ता है। आप देख सकते हैं लेटेस्ट इन्वेंशंस, नए नए आविष्कार होते रहते हैं, नया प्रोडक्शन मेथड आता रहता है मार्केट में, नई मार्केटिंग प्रैक्टिस आती है, इनोवेशंस आते हैं, है ना। तो इन सब का बिजनेस के ऊपर प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में कुछ चीजें मैंने हाईलाइट की हैं। पहला पॉइंट जो है वो क्या कहता है, ड्यू टू एटीएम आने के कारण क्राउड इन बैंक हैज रिड्यूस। पहले बैंक में जो है भीड़ लगती थी, अब एटीएम में लोग जाते हैं, तो बैंक के ऊपर जो है बिजनेस, बैंक के ऊपर जो लोड है वो कम हो गया है, बिजनेस करने का तरीका बदल गया है। स्मार्टफोन, पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, स्मार्टफोन्स हैव रिड्यूस द डिमांड ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप का सेल कम हो गया स्मार्टफोन आने के कारण। तो ये भी तो एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। तो जो कंपनी लैपटॉप बना रही थी उसने क्या किया, स्मार्टफोन बनाना शुरू कर दिया, है ना। इंटरनेट हैज प्रमोटेड ऑनलाइन शॉपिंग। आज के डेट में जो आप देख रहे हैं कि ये अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा.com है, बहुत सारी कंपनीज आ गई है ना, बहुत सारी कंपनीज जो आ गई है सेल करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो कस्टमर जो है नए तरीके से परचेज कर रहे हैं, और जो कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रही थी उनको भी जो है अपने बिजनेस करने का तरीका बदलना पड़ा। तो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो किसी भी बिजनेस को प्रभावित करती है। आप देखते हैं ना, 2G के बाद 3G, 3G के बाद 4G, तो चीजें पुराने होते गई। अब आज के डेट में अगर कोई वो रील वाला कैमरा बेचना चाहेगा तो क्या बेच सकता है, सोचिए। अगर आज के डेट में आप ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल फोन बेचना चाहें तो उस तरीके से आप बेच सकते हैं? नहीं। आज के डेट में डेस्कटॉप की जगह पे लैपटॉप आ गया, लैपटॉप की जगह पे स्मार्टफोन आ गया। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, बिजनेस पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और इन चीजों को जो समझ गया वही है असली बिजनेसमैन, है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। टेक्नोलॉजी के बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं लीगल इन्वायरमेंट पे। देखिए लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जब आप बिजनेस करेंगे तो वहाँ का लॉ, वहाँ का जो कानून है उसको समझना पड़ेगा। कहता है इट मीन्स वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेशंस पास बाय गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट। एवरी बिजनेस मस्ट फॉलो दीज लॉज ऑफ लैंड। दीज लॉज वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना, जगह जगह पे बदलता रहता है। कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा, जरा समझिए। बिहार में शराबबंदी हो गई, अब यहाँ पे शराब नहीं बेच सकते, लॉ का फर्क पड़ गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दो, अगर आप सऊदी अरेबिया जाते हैं बिजनेस करने के लिए, अगर आप इंडियन हैं तो आपको किसी लोकल बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा, अकेले बिजनेस आप नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप बिजनेस करते हैं, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा ऊपर कि जो तंबाकू है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। देखते हैं ना सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है सिगरेट पीने से कर्क रोग होता है ना। उसी तरीके से जहां पे भी आप बिजनेस कर रहे हैं वहां के रूल रेगुलेशन जो सरकार ने बताए हैं उसको समझना पड़ेगा। बिना रूल रेगुलेशन समझे आप बिजनेस नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए क्या ना, लॉ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से संबंधित सारे रूल्स को आप समझे, नहीं समझते हैं तो आप ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ें जो उनको बढ़िया तरीके से समझे और आपको समझा सके, है ना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स का मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन से एक्ट हैं, आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन करेंगे। कंपनीज एक्ट 1956 बताती है कि कंपनी का गठन कैसे किया जाता है। क्लास 11 में ही जो है आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसमें मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा बनाने का कंपनीज एक्ट पे। कंपनीज एक्ट 1956 है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। ये सब अलग अलग एक्ट हैं जो बिजनेस से संबंधित हैं, और इनको आप नोट डाउन करेंगे, एग्जाम में जरूर लिखिएगा, है ना। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल्स को आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, इन इंडिया एडवर्टीजमेंट ऑफ टोबैको एंड अल्कोहलिक प्रोडक्ट इज बैंड। इंडिया में आप जो है शराब से, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं और तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। उसके बाद कहते हैं सिगरेट के पैकेट पे स्टेट्यूटरी जो संवैधानिक वार्निंग होता है, चेतावनी होता है, वो लिखना जरूरी होता है। हर पैकेज प्रोडक्ट के ऊपर जो है वजन कितना है, वेट क्या है, प्राइस क्या है, वो किन चीजों से बना है, वो लिखना जरूरी होता है ना। बिहार गवर्नमेंट हैज बैंड अल्कोहलिक प्रोडक्ट, तो ये भी एक लीगल एनवायरमेंट का पार्ट है। चाइल्ड लेबर आप नहीं करा सकते, चाइल्ड लेबर एक्ट है, प्रिवेंशन एक्ट, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। फैक्ट्रीज कैनॉट बी सेटअप इन ग्रीन बेल्ट एरिया, तो जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहां पे अगर आप फैक्ट्री लगा देंगे तो आपको सजा मिलेगी। तो इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। लीगल एनवायरमेंट के बाद हम लोग आते हैं
पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। भाई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऐसा है ना कि कोई भी बिजनेस जो होता है वो पॉलिटिक्स से अलग नहीं होता है। हर बिजनेसमैन को पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। देखिए जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो कौन बनाता है? पॉलिटिकल पार्टीज ही बनाती है। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अच्छा संबंध रखते हैं, आपको पता है कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसके पास कितना पावर है, किसका एजेंडा क्या, कौन क्या करने वाला है, बात समझ रहे हैं, किसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, तो वो बिजनेस को प्रभावित करता है। जैसे आप एग्जांपल ले, इंडिया में FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो FDI को लेकर के अलग अलग अपना ओपिनियन रखती है ना। तो अगर FDI बढ़ जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाता है, तो क्या होगा, फॉरेन से पैसा ज्यादा आएगा। तो अगर फॉरेन कंपनियों को ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का परमिशन गवर्नमेंट दे देगी, तो क्या होगा, लोकल कंपनीज के बिजनेस पे अफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। तो जैसे जैसे FDI का लेवल बढ़ेगा, लोकल बिजनेस जो इंडिया में बिजनेस है उसके ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन FDI की सीमा को अगर कम कर दिया जाए तो बाहर से पैसा कम आएगा, बाहर की कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट कम कर पाएंगी, जिससे क्या होगा, इंडियन कंपनीज, लोकल कंपनीज को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो कहते हैं ना भाई, हर सिक्के का दो पहलू होता है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट समझिए। यही पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है, कल को गवर्नमेंट में आती है, वो पॉलिसीज बनाती है, और इन पॉलिसीज का, है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, इनका एग्जैक्टली बिजनेस पे प्रभाव पड़ता है, पड़ता ही पड़ता है। आपने देखा ना, डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तो क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन के समय जब नोटबंदी हुई थी तो कैश खत्म हो गया, तो सारा ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए गवर्नमेंट बोलने लगी। इससे क्या हुआ, जो कैश बेस्ड बिजनेस था उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ा, है ना। लेकिन जो पेटीएम है, पेटीएम का तो नाम सुने होंगे ना, ये पेटीएम को अचानक से बेनिफिट हो गया, उनका ट्रांजेक्शन जो है वो बूम कर गया। तो डिमोनेटाइजेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कंपनीज के लिए वरदान साबित हो गई, बात समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, सारे कनेक्शंस को समझना पड़ेगा। ये था आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, है ना। तो इफ पॉलिटिकल पार्टीज आर सपोर्टिव, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, their agenda and its impact on government in a country. Political stability is essential. किसी भी कंट्री में राजनीतिक स्थिरता जरूरी होती है, अगर राजनीतिक स्थिरता नहीं है तो वहां पे बिजनेस कभी भी बढ़ नहीं सकता है। इफ पॉलिटिकल पार्टीज आर सपोर्टिव, अगर पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टिव है तो गवर्नमेंट जो है वहां पे हर बिजनेस ग्रो करेगा। इज इट ओके माय डियर फ्रेंड्स? तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है चैप्टर आपको समझ में आया होगा, है ना। इस चैप्टर में हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बताया। फिर से मैं थोड़ा रिकैप कर दूं शॉर्ट में। सोशल इन्वायरमेंट एक हो गया, दूसरा हो गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ, तीसरा हो गया आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, चौथा हो गया आपका लीगल इन्वायरमेंट, पांचवा हो गया आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, है ना। तो ये सारे इन्वायरमेंट मिल करके, है ना, बिजनेस को हिलाते डुलाते रहते हैं, कभी जो है आगे बढ़ा देते हैं, कभी पीछे खींच लेते हैं। ओके, तो आज जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके दूसरे पार्ट में हम लोग इसके जो अलग अलग फीचर्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।